हेल वीक वो एक 7 दिन है जिसमें आपको पूरा काम करवाया जाएगा लेकिन आपको नींद नहीं दी जाएगी। पैर की उंगली में कट रखी थी अंदर से। जो आपके टास्क हैं वो उस दर्जे के हैं, तो आपकी ट्रेनिंग भी उसी लायक होनी चाहिए। अगर कोई यंग मान लीजिए अभी स्टूडेंट देख रहा है, सो वो टॉप 3 या टॉप 5 क्या क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए? जब आप स्पेशल फोर्सेज में आ गए तो फिर अपनी पर्सनल लाइफ को आप पीछे छोड़ के आइए। पाकिस्तान के ऊपर हमारा कितना हैंड ओवर है, मतलब क्या चैलेंजेस आएंगे? पाकिस्तान इज नॉट थ्रेट, नॉट अ थ्रेट, नॉट एट ऑल अ थ्रेट। तबाह कर दिया गया है। न्यूक्लियर वॉर ऐसे नहीं हो सकता, चूहे और बिल्ली का गेम है। मैं जो पूछना चाहूँगा ये स्पेशल फोर्सेस में ये स्पेशल क्यों है? ये देखिए, स्पेशल फोर्सेस स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि आप जब नॉर्मल फौज ज्वाइन करते हैं जी, तो आप फौज के लिए वॉलंटियर कर रहे हैं, ठीक है। आप नॉर्मल देश की भक्ति के लिए वॉलंटियर कर रहे हैं। अब जिस भी कार्यवश आपके लिए आप एक संस्था को ज्वाइन करने के लिए वॉलंटियर, सोल्जर तो सारे ही वॉलंटियर करके ही आते हैं, बट उसमें से भी जो लोग ज़्यादा कॉम्बैट को पसंद करते हैं, ज़्यादा लड़ाई को पसंद करते हैं, जिनको लाइफ में एडवेंचर चाहिए, हवाई जहाज़ से कूदना है, अंडर वाटर डाइविंग करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्बैट देखना है सबसे हाईएस्ट लेवल का, तो वो वॉलंटियर करते हैं स्पेशल फोर्सेस के लिए। ओके। तो नॉर्मल आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो नॉर्मल है, स्पेशल फोर्सेस की जो ट्रेनिंग है वो स्पेशल है, बिकॉज जो एक नॉर्मल टुकड़ी काम करेगी अपनी स्ट्रेंथ के साथ, उसका 1/3 हिस्सा में स्पेशल फोर्सेस काम करती है, वही काम। और हमारे जो टास्क हैं वो बिल्कुल स्पेशलाइज्ड टास्क हैं। अगर आपको कम टुकड़ी से ज़्यादा दुश्मन को नुकसान पहुंचाना है तो आपको स्पेशल फोर्सेस में आपकी ट्रेनिंग, सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ उसी हिसाब से होता है। जो नॉर्मल आर्मी के ट्रेनिंग स्टैंडर्ड है उससे आपके स्टैंडर्ड्स कहीं ज़्यादा होते हैं। आपका जो स्किल सेट है, जो आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे स्पेशल फोर्सेस में आपको नेविगेशन हो गया, उसके बाद एक्सप्लोसिव्स हैंडलिंग हो गई, वेपन हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसको मेडिकल कहते हैं, हर सोल्जर उसमें ट्रेंड होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्लस क्योंकि आपके ऑपरेशंस वो होंगे जहाँ पर आपको जहाज़ से भी कूदना पड़ सकता है, जहाँ पर आपको समुंदर के नीचे या अंडर वाटर से भी आपका इंसर्शन हो सकता है। तो जैसे जिसको कहते हैं बाय सी, बाय एयर, बाय लैंड, है ना। सो वो सब चीज़ों में आपको स्पेशलाइज्ड किया जाता है, क्योंकि आपने वो काम आधे से भी कम टाइम में वो काम करने हैं, और आप उस जगह पे होंगे जहाँ पर दुश्मन की मात्रा आपसे 3, 4, 5 गुना ज़्यादा हो सकती है। तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड और जो मेंटल टफनेस है वो सबसे आले दर्जे की होनी चाहिए। सो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्पेशल फोर्सेस मैं कहूँगा पागल लोगों की टुकड़ी है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। और उसमें आप स्पेशल फोर्सेस में आप तभी आ सकते हैं अगर आप वॉलंटियर करते हैं। तो जब हमारा सिलेक्शन प्रोसेस चलता है उसमें 100-150 लोग भी आएंगे, कभी 3 लोग सिलेक्ट होते हैं 100-150 में से। और वो जैसे सिलेक्शन प्रोसेस वही है ना, जैसे सीडीए का एग्जाम दिया आपने, नहीं, आपने सीडीएस का एग्जाम दिया, उसके का बाद आप अपने एसएसबी क्लियर की, उसके बाद आप ट्रेनिंग एकेडमीज में जाते हैं, आईएमए, ओटीए, एनडीए, जहाँ पर भी आप जाएंगे। आईएमए, ओटीए के बाद जब आप कमीशन होते हैं, आप एकेडमी से डायरेक्ट स्पेशल फोर्सेस के लिए वॉलंटियर, यहाँ तक सबके लिए सेम है, जहाँ के लिए सबके लिए सेम है। ओके, उसके बाद आप वॉलंटियर करोगे, उसके बाद आप वॉलंटियर कर सकते हैं, और फिर आप स्पेशल फोर्सेस में पहुंचते हैं। होने के बाद जब आपने सिलेक्ट हो गए, वो एक पार्ट है, लेकिन आपको एक अच्छा स्पेशल फोर्सेस सोल्जर बनने के लिए आपको बहुत सारी कॉम्बैट, बहुत सारे कोर्सेज जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। सो एक स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर जब पहले 4-5 साल काट लेता है या सोल्जर काट लेता है, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि अब ये स्पेशल फोर्सेस सोल्जर बना है। बिकॉज आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लीजिए, आप जितने मर्जी हार्ड रूटीन रख लीजिए, जब तक आप कॉम्बैट में नहीं गए, जब तक आपने मिलिटेंट दुश्मन को मारा नहीं,
तब तक आप एक ट्रेंड सोल्जर नहीं है। और स्पेशल फोर्सेस में ऐसा नहीं है कि आपको मैं कहूँगा कि मारना, किलिंग, वायलेंस, एक्सट्रीम वायलेंस, वो आपका पार्ट एंड पार्सल है। बिकॉज जिसको हम कहते हैं जो भाले की नोक होती है, टिप ऑफ द स्पीयर, वो है स्पेशल फोर्सेस। तो आपको हमेशा, चाहे आप पीस स्टेशन में हैं, चाहे आप बाहर हैं, आप हमेशा तैयार रहते हैं। बिकॉज आपको तभी यूज़ किया जाएगा जब आपको हाई वैल्यू टारगेट्स को एलिमिनेट करना है। थोड़े से जिसको आप दामन वाला एरिया बोलते हैं, जहाँ से जंगल शुरू होते हैं और पूरे हाइट पे नहीं बट नीचे थे, तो हमको जो खबर आई उसमें था कि जिस टेररिस्ट को हम ट्रैक कर रहे थे हिजबुल मुजाहिदीन के, वो और उसका साथ एक और बंदे की खबर हमें कंफर्म्ड आई। सो जो हमारा सोर्स था, जो जिसने हमें खबर दी थी, वो एक लेडी थी। ओके। और उन्होंने हमें खबर दी बिकॉज उस टाइम पे, मैं आज से 18-19 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे मोबाइल नेटवर्क्स इतने कामयाब नहीं थे, और वैसे भी वो दूर दराज वाला इलाका था, मेन सिटी के इलाके से। तो हमको खबर आई दोपहर को लगभग, तो हमने जितने वैसे भी ज़्यादा लोग थे नहीं, तो मैंने 2 स्क्वाड्स में, यानी हमारा 6 का एक स्क्वाड होता है, 2 स्क्वाड्स में हमने ऑपरेशन लॉन्च किया। राष्ट्रीय राइफल्स भी हमारे साथ थी, बट वो हमने दूर रखी हुई थी, बिकॉज अगर आप ज़्यादा फौज लेकर आओ तो मिलिटेंट्स को खबर लग जाती है और वो निकल जाते हैं। तो हमने वहाँ पर लगाया वो स्क्वाड्स। हमको एक ही घर था जिसको हमें सर्च करना था। तो J&K में क्या होता है कि जो गांव नीचे जब बसता है और उनकी समर्स के, यानी गर्मियों के घर ऊपर छोटे छोटे बने होते हैं, जिसमें वो पशु और वो सब लेकर चले जाते हैं, उसको ढोक कहते हैं। तो वो ढोक टाइप का घर था। एक फर्स्ट फ्लोर था, सेकंड फ्लोर पे यानी जो ग्राउंड बेसमेंट वाला जो था उसमें पशु वगैरह थे। तो मैं और मेरा बडी जो था मेरे साथ, हम दोनों अंदर गए। हमने जितने भी 5-6, एक तो हमने मूवमेंट जल्दी की, ऐसा दिखाया कि फौज जल्दी से निकल रही है, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं था और दिन का टाइम था, तो हमारी मूवमेंट दूर से नज़र आ रही थी। तो हम लोग गए और हमने उस घर को कॉर्डन किया। मैं और मेरा बडी अंदर गए और लगभग 4-5, 4-4:30 बजे की बात होगी, और हमने घर को सर्च किया। तो हमें घर में कुछ नहीं मिला। हमने जो हमारा राइफ़ल थी उससे बट से दीवारों पे खड़काया, क्योंकि कई बार बीच में लोग मिलिटेंट्स हाइड आउट बना लेते हैं उसके। ओके। हाँ, तो हमने सब कुछ करके देखा, सब कुछ। सो पहले वाले फ्लोर पे क्या होता है कि एक ऐसे ओपनिंग टाइप होती है जिसमें रात को गांव वाले चारा रखते हैं जो नीचे फेंकते रहते हैं गाय के लिए। सो वही वाली एक जगह बची थी, तो हम सर्च नहीं करे। तो मैंने अपने जो राइफ़ल थी उसके बैरल से उसको अंदर देखा, तो नीचे बोरी पड़ी हुई थी। तो मैंने उसको दबाया कि कुछ होगा, तो कुछ नहीं था। तो जैसे ही मैं उसको निकाल कर ऐसे करके मुड़ा आऊँगा, तो कई बार आपको ऐसे लगता है कि आपके पीछे से कोई आपके पीछे खड़ा हुआ है। तो इतनी देर में जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो एक बंदा एक AK-56 लेकर, जितना आप बैठे हैं उससे भी आप 1 फीट इधर लगा लीजिए, वो मेरे पर हथियार लेकर खड़ा था। क्योंकि मेरा एंगल थोड़ा सा तिरछा था और मैं उसको सीधा फेस नहीं, उसने सीधा उसी वक्त पूरी राउंड खोल दिए। तो मैंने अपनी फायरिंग की, लेकिन मेरी बुलेट्स का जो दिशा थी उस घर के छत की तरफ लगी। तो मैंने अपने बडी को पकड़ा, हमारे पीछे खिड़की थी, हमने पीछे ही जंप मार दी। तो हम एक पहली मंजिल से नीचे गिरे। जब हम नीचे गिरे तो उसके घर के वरांडा पे गिरे और फिर ऐसे करके नीचे पहाड़ ऐसे जा रहा था। तो हम इसके ऊपर आए, उसने हमारे ऊपर फिर ग्रेनेड फेंके 2। तो वो ग्रेनेड फटे, मेरे बडी के भी लगा और मेरी भी टांग में लगा। तो हम लोग फिर उधर ही रहे। मेरा बडी थोड़ा सा फिर फायर फाइट शुरू हो गई। एक टेररिस्ट उसके बाद निकला, उसने खिड़की से निकलने की कोशिश की, तो हमने उसको उधर ही डाउन कर दिया, उसको उधर ही मार दिया था। और दूसरे को फिर फायर फाइट वो पीछे घर के अंदर रुक के फिर हमने शुरू कर दिया, इन्फोर्समेंट्स बुला ली। तो अब कंफर्म हो गया था कि मिलिटेंट अंदर है, पर उसने पूरी रात फायर करता रहा और पशु भी फेंक निकालने की
मेरा बडी क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा इंजर्ड था, उसको इवैक्यूएट कर दिया, मैं उधर ही रहा पूरी रात। और अर्ली मॉर्निंग में अगले दिन सुबह हमने उससे पूछा सरेंडर करने को, वो माना नहीं। तो पूरी रात अब ये हाँ, चला। फायर चलता रहा, हाँ फायर चलता रहा थोड़ा थोड़ा। तब तक हमने उसका घेरा, और बिकॉज फोर्सेज आ गई थी, और इनिशियल हमने कम लोगों से किया था ओनली बिकॉज हम ज़्यादा शोर मचाना नहीं चाहते थे। सो अगले दिन सुबह हमने उसको सरेंडर करने को नहीं बोला, नहीं माना वो। मैंने उसके घर वालों को बोला कि इसको बोल दो सरेंडर करने को। फिर हमने RL से उस ढोक को रॉकेट लॉन्चर से उसको उड़ा दिया, और फिर उसमें उसकी डेथ हो गई। सो इतनी पास से। तो कितनी गोलियां लगी आपको? उसमें लगी नहीं कोई गोली एक भी नहीं लगी, उसने फायर तो पूरी यही की। किस्मत है। हाँ ये किस्मत ओके। जो भगवान, किस्मत, जो भी आप कह सकते हैं, मैं भगवान में मानता हूँ। तो सो आप जस्ट पास नहीं कर सकते, आपको सुपर एक्सीलेंट में आना है, तो वो हर चीज़ आपके उसमें होगी। तो जब ये सिलेक्शन प्रोसेस चलता है, इसमें आपकी ट्रेनिंग, स्किल सेट्स, बहुत सारी क्लासेस चलेंगी, आपके रिटन टेस्ट होंगे, आपको वो चीज़ें करवाई जाएंगी जिससे आपका सहनशीलता बढ़े। नॉर्मल फौज अगर 40 किलोमीटर चलती है तो आपको दौड़ा के उसको 5 घंटे में पूरा करवाया जाएगा वेट के साथ। आपको मे बी आप जिसको कह सकते हैं उन जगहों पे रखेंगे, वो चीज़ें करवाई जाएंगी जैसे पूरी जैसे हमारी हेल वीक आती है, उसमें आपको 1 मिनट भी सोने नहीं देंगे। क्या होता है हेल वीक? हेल वीक वो एक 7 दिन है जिसमें आपको पूरा काम करवाया जाएगा लेकिन आपको नींद नहीं दी जाएगी, आप 1 मिनट भी सोएंगे नहीं। सो आपको हेल वीक में पूरा बैटल ऑब्स्टिकल कोर्सेज, काम, ब्रीफिंग्स, ट्रेनिंग, भागना, दौड़ना, सब कुछ चलेगा, बट आप सोएंगे नहीं। सो 1 मिनट भी आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, आपको हमेशा स्ट्रेस में रखा जाएगा। दैट इज़ वाई जो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि वॉलंटियर होना चाहिए। हाँ। मुझे मालूम है कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में अपनी मैरिज के अलावा मेरे ख्याल से एक कज़न की मैरिज अटेंड की होगी मैक्सिमम। दिवाली, होली, कहीं मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं था, बेबीज़, बच्चे। सो आपको वो पहले ही चीज़ें मालूम हो जाती हैं कि मेरे को ये करना है। सो अगर आपको वैसी लाइफ चाहिए, वो चीज़ आपको अच्छा लगती है, ऑब्वियसली आपको बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट मिलेगा, बेस्ट ऑफ द जो भी आपकी कम्युनिकेशन, कुछ भी किसी भी टाइप का वो मिलेगा, अलाउंसेस आपके ज़्यादा होंगे। बट लोग जो स्पेशल फोर्सेज में हैं वो इन सबको छोड़ के उसके बाद उनको लाइफ से कुछ ज़्यादा चाहिए। So एक तो मुझे लग रहा है कि मतलब मनी तो हो ही नहीं सकता मोटिवेशन यहाँ पे। नहीं, मनी इतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होता। मेजर मोटिवेशन है कि कुछ ऐसा करना जो नॉर्मल लोग नहीं करते। सो आपने सही शब्द यूज़ किया था कि पागल ही है। हाँ, बिकॉज आप देखिए, अब अगर आपसे नॉर्मल कोई आदमी बोलेगा कि 40 किलोमीटर भागना है, 100 किलोमीटर के एस्केप एंड इवेजन की एक्सरसाइजेज हैं, आप जंगल में हो, आपको लिविंग ऑफ द लैंड, कुत्ता, सांप जो भी खिलाने को, तो आप करोगे वो चीज़ें। जब वो आदमी वो सब चीज़ें करता है और जब वो इन सब चीज़ों से गुजर के जब वो उभर के आता है, तो उसकी जो पर्सनालिटी है वो यू कैन सी द उसमें कॉन्फिडेंस, उसमें उसको वो थोड़ा सा फिर अलग हो जाता है। बिकॉज अगर उसको जहाज़ से कूदवाया आपने, ठीक है, पहले आपने 1200 फीट से फिर 25,000 पे ले गए, वहाँ से वो कूद रहा है, तो उसके अंदर आप वो चीज़ें भर रहे हो जो कि एक नॉर्मल इंसान में नहीं है, तो वो नॉर्मल को नॉर्मल नहीं मानता। और स्पेशल फोर्सेस में आपको वो चाहिए भी होगा कि आपको नॉर्मल लगना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आप अपने आप को नॉर्मल फील करने लग पड़ोगे तो हो सकता है कि आप जब कांटेक्ट में जाओ तो लगे यार मारूं या ना मारूं। हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। हम जब ऑपरेशंस में होते हैं, डाउन रेंज होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं, तो हम राउंड टेबल टॉक्स के लिए नहीं होते। बॉर्डर टॉक्स में स्पेशल फोर्सेस यूज़ नहीं होती, वो वहाँ पे यूज़ होती हैं जब दुश्मन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाना है। सो ये सारी चीज़ें, आदमी का माइंडसेट और जो पर्सनालिटी है, वो आपने एक बारी कर ली वो चीज़ तो वो उसको पूरी तरह चेंज कर देती है। ठीक है। एंड जब आप क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में जाते हैं, जब आप अपने साथ, जैसे मेरा बडी है जो मेरे साथ खाना खा रहा है, मैं उससे सारी बातें शेयर करता हूँ, एक ही हम लोग टेंट में या फिर एक ही बारिश पड़ रही है, बर्फ़ पड़ रही है, उसमें हम इकट्ठे हैं, कोई हमारा जो भाई बहन, मदर फादर वहाँ पर कोई नहीं है। सो वो आपकी लाइफ का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। सो जब आप उसको लूज़ करते हो कॉम्बैट में, सो वो लाइफ शैटरिंग एक्सपीरियंसेस, ऐसा लगेगा आपका हाथ ही कट गया।
एज एन ऑफिसर वो ज़्यादा लगता है बिकॉज आप उनके साथ बहुत क्लोज हो. सो वो कमराडरी, और जब आप उस टाइप का वायलेंस और उस टाइप के लॉसेस, जो आदमी आपके साथ रात दिन एक ही प्लेट में खाना खा रहा है, एक ही चीज़ कर रहे हो, जब उसको आप कॉम्बैट में शहीद होते देखते हैं तो दीज थिंग्स चेंज योर माइंड. सो ओवरऑल जो नॉर्मल इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है वो मे बी स्पेशल फोर्सेस के लिए वो नॉर्मल चीज़ है कि रिलेशनशिप नहीं सफल हुआ, हो ही नहीं थोड़ा सकता, बात करने का टाइम ही नहीं है. हाँ, बात करने का टाइम नहीं है, जो भी है. सो वो इंसान के लिए उसको वो मादा नहीं रखता. उसके लिए सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है और वो है मिशन अकम्पलिशमेंट. कि जो मुझे टास्क मिला था क्या मैं वो पूरा कर पाऊंगा. यूनिट की इज्जत, काम करने का तरीका, कुछ भी हो जाए कि अपनी यूनिट, अपने स्क्वाड, ट्रूप, टीम, इसका नाम खराब नहीं होना चाहिए, चाहे वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा हो. तो उस इज्जत से जब आप काम करते हैं तो आपके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं. मतलब अगर नहीं, इसको ऐसे मैं कहता हूँ, अगर कोई यंग मान लीजिए अभी स्टूडेंट देख रहा है हाँ जी. जो SF में जाना चाहता है, सो वो टॉप 3 या टॉप 5 क्या क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए उसके अंदर कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए मैं गिव अप नहीं करूँगा. नेवर गिव अप जो स्पिरिट होती है, हार ना मानना. चाहे आपकी टांग टूटी है, चाहे आपको फ्रैक्चर है, एक कदम और, एक स्टेप और, सर नीचे करके आगे बढ़ते रहना. दूसरा उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो है सैक्रिफाइस. जब आप स्पेशल फोर्सेस में आ गए तो फिर अपनी पर्सनल लाइफ को आप पीछे छोड़ के आइए. फिर आप ये मत सोचिए कि आपको अलाउंस चाहिए, पैसा चाहिए, छुट्टी चाहिए. छुट्टी मिलेगी जितनी फौज देगी, पर प्रायोरिटी नहीं है. इट्स यानी कि मैं कहूँगा प्रिविलेज नहीं है. ठीक है, मिल गई तो ठीक है टाइम पे, काम प्रायोरिटी है. सैक्रिफाइस की उसको आदत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. तो तभी वो बलिदान लिखा भी तभी बलिदान लिखा हुआ है. सैक्रिफाइस की होनी चाहिए. तीसरा उसके अंदर होना चाहिए क्वालिटी जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी मेरे हिसाब से, अडेप्टेबिलिटी. किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट करने की काबिलियत. किसी भी मौसम में आपको राजस्थान की गर्मी में भी काम करने के लिए उतनी खुशी मिलनी चाहिए जितने आपको सियाचिन ग्लेशियर में -50 डिग्री में डाल दिया तो भी आप खुश रहने चाहिए. एंड लास्टली कम रिसोर्सेज, कम रेस्ट, कम चीज़ों से ज़्यादा रिजल्ट देना. ठीक है. सो अगर ये 3-4 क्वालिटीज़ हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि देशभक्ति का मादा तो सब में ही होना ही चाहिए. वो मैं उसको वो ना बताई हुई वाली क्वालिटी है. लेकिन अगर आपने एक बारी ठान लिया कि मेरे को स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करना है और कोई वर्ल्ड में मेरे को ताकत रोक नहीं सकती, सो देखिए जब प्रोबेशन में जाएंगे तो ये सोच के जाइए, जब सिलेक्शन प्रोसेस में है कि आप एक ब्रिज पे वॉक कर रहे हैं, आप जैसे आगे जा रहे हो तो ब्रिज पीछे से जल रहा है या टूट रहा है, पीछे मुड़ने का कोई नज़रिया नहीं है. अगर वो एटीट्यूड रखकर लोग जाएंगे तो स्पेशल फोर्सेस में सिलेक्शन प्रोसेस में और सेलेक्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड क्योंकि मैंने 20.5 साल फौज में नौकरी की है और उसमें से 18.5 स्पेशल फोर्सेस में रहा हूँ और 12 से 13 साल मैंने JNK में काटे हैं. मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि इन 18.5 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैं बोर हुआ हूँ, क्योंकि मैं अपना ड्रीम, जो भी मेरा ख्वाब था, उसको मैं जी रहा था. सो ये क्वालिटीज़ अगर लोग रखेंगे तो मेरे ख्याल से कोई वो नहीं. और इंसान जिसने ठान ली है कि मैं कोई काम करना है, उसके लिए मेरे ख्याल से कोई मुश्किल वाली. ट्रेनिंग का ये कितना टाइम होता है, कितने साल की ट्रेनिंग होती होगी इनकी? देखिए जो आपने बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जब आपने कर ली, जो आपके NDA में अगर आप 3 साल काटते हैं, फिर IMA में 1 साल और OTA की 1 ईयर की ट्रेनिंग है, उसके बाद आपका सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस का 3 महीने का प्रोबेशन होता है. उसके बाद आप यूनिट्स में रहते हैं. ओके. एंड वहाँ पर फिर आपके रेगुलर कोर्सेज, एडवांस कोर्सेज चलते रहते हैं अलॉन्ग विद जो फौज के बेसिक कोर्स होते हैं. सो ट्रेनिंग इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस. आप ये नहीं कह सकते कि बिकॉज
या तो आप ऑपरेशंस में हैं या फिर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं. ओके. ईदर यू आर डूइंग अ ऑपरेशन और यू आर ट्रेनिंग फॉर ऑपरेशंस. सो ट्रेनिंग इज़ अ रेगुलर साइकिल जो कि चलता रहेगा. सो ऐसा नहीं है कि, पर मैं कहूँगा एक बारी स्पेशल फोर्सेस में आने के बाद 3-4-5 साल के बाद एक ऑफिसर जवान लगभग, जब उसने 1-2 बारी फील्ड देख लिया, उसने कॉम्बैट देख लिया, उसने फायर फाइट्स में हिस्सा ले लिया, उसने कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज कर लिए, देन ही इज़ अ ट्रेंड स्पेशल फोर्सेस सोल्जर. एक तो वेपन्स की ट्रेनिंग होती होगी आपकी. हाँ जी, वेपन्स तो प्राइमरी, पढ़ाई भी करवाते हैं क्या? सब कुछ पढ़ाते हैं. वेपन्स के बारे में बताते हैं कितनी रेंज है, बिकॉज जो बेसिक वेपन्स हैं वो आपको मालूम होना चाहिए. आपका पर्सनल वेपन के बारे में, सेकेंडरी वेपन्स के बारे में, सपोर्ट हथियार के बारे में, रॉकेट लॉन्चर्स, डिस्पोजेबल रॉकेट लॉन्चर्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के बारे में, नेविगेशन के बारे में, एक्सप्लोसिव्स कैसे बनाने हैं, कैसे लगाने हैं. सो ये बेसिक ट्रेड्स हैं. जो एक स्पेशल फोर्सेस सोल्जर होता है उसके 2 ट्रेड्स होते हैं बेसिकली, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सो हर सोल्जर का प्राइमरी ट्रेड होगा, सेकेंडरी हो. सो दैट इज़ वाई आपको उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है. आपके उसके रेगुलर टेस्ट होते हैं, आपके फिजिकल टेस्ट होते हैं. इवन आप जब प्रोबेशन क्लियर कर लेते हैं तो भी हर क्वार्टर या जैसे भी फौज के जो ट्रेनिंग नियम है चलती रहती है. वो ऑनगोइंग प्रोसेस है. कॉम्बैट की फ्रीक्वेंसी क्या होती होगी? कॉम्बैट की फ्रिक्वेंसी काफ़ी रहती है. यानी कि इवन अगर कोई यूनिट पीस स्टेशन में डिप्लॉयड है तो उनकी जो असॉल्ट टीम्स होती हैं वो JNK या नॉर्थ ईस्ट जहाँ पर भी मिलिटेंसी चल रही है वहाँ पर वो लोग डिप्लॉयड रहते हैं. ओनली बिकॉज कि आप अगर शेर को तैयार करना चाहते हो तो उसको शिकार तो आपको देना पड़ेगा. अगर आप उसको, उसके पंजे और उसके दांतों को आप जिसको हम कहते हैं कि पैना नहीं करेंगे, यानी उनको रेगुलर तराशेंगे नहीं, तो फिर वो बेकार हो जाएंगे. तो जिसको हम कहते हैं कि फौज में बैरल हमेशा गर्म रहना चाहिए. बैरल मतलब फायर होता रहना चाहिए. अगर आप सोल्जर से कॉम्बैट बाहर निकाल देंगे तो फिर वो सोल्जर किसी काम का नहीं रहेगा, फिर वो नॉर्मल सोल्जर हो जाएगा. JNK में पॉलिटिकल रीज़न तो हमें पता है कि क्यों इतना वहाँ पे मिलिटेंट हो रहा है. एज अ SF जैसे महीने में आपको 2-3 बार उनसे आमना नहीं, सामना अभी हो जाता देखिए है. अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन अगर आप देखेंगे, जब मैं लास्ट 2019-20 में वहाँ पर था, सो जो मिलिटेंसी का लेवल था 1990 से लेकर 2003-4 तक वो बहुत ज़्यादा था. यानी कि आप कह सकते हैं कि पीक पे मिलिटेंसी 99 और 2003-4 के बीच में रही होगी. अभी तो बिकॉज बहुत ज़्यादा फौज ने कैप्चर कर लिया सारे एरियाज़ को, यानी कंट्रोल में ले आई है आर्मी, स्टेट पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस. अभी उतनी मिलिटेंसी नहीं है. लेकिन कुछ ट्रबल्ड रीजन जैसे साउथ कश्मीर हो गया, नॉर्थ कश्मीर में आप देखते रहते हैं इनकाउंटर्स होते रहते हैं. तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये महीने में 1-2 होता है. महीने में कई दिन ऐसे होते होंगे जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 दिन में 3 इनकाउंटर्स भी हो रहे हैं. पर किस जगह पे हो रहे हैं, कहाँ पर हो रहे हैं, वो अलग अलग जगह. लेकिन उस पुराने टाइम की, जब हम लेफ्टिनेंट कैप्टन्स थे, जब हम फौज में गए थे इनिशियली, उस टाइप की मिलिटेंसी तो अब रही नहीं है. बिकॉज सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया. तब हमारे टाइम में टूरिज़्म इतना था नहीं. अब तो आप देखते हैं टूरिस्ट आए हैं, घूमते हैं और जो भी है. सो ऐसा कुछ नहीं है कि कब कांटेक्ट होगा क्या नहीं, पर ये भी नहीं कह सकते कि कांटेक्ट होगा नहीं, किसी भी दिन हो सकता है. तो आपको तैयारी की हालत में तो हमेशा रहना ही पड़ता है. जैसे कभी न्यूज़ आती है कि यहाँ पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, सिविलियंस की डेथ हो गई, फिर रिटेलिएशन करना ही करना है, ये माइंडसेट रहता है? नहीं, या फिर सही टाइम का वेट करेंगे? नहीं. देखिए, आप एक टाइप के वॉर जोन में हैं, ठीक है. ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ब्लड लॉस, चाहे वो इनोसेंट सिविलियंस का है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस का है, वो अवेंज तो किया ही जाता है. किसी ना किसी तरह से उसका बदला लिया ही जाता है. ऐसा नहीं है कि आप, मे बी कई चीज़ें पता लगती हैं, कई चीज़ें हमें नहीं पता लगती बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी रीजंस. सबका मैट्रिक्स है, अपना अपना काम करने का तरीका है. बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिविलियंस को नुकसान हुआ और फौज के लिए आदेश है कि इसके बाद करेंगे या उसके बाद नहीं करेंगे. ऐसा कुछ नहीं. फौज अपने लगातार, और सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, स्टेट पुलिस,
सब अपने ऑपरेशंस रेगुलर जारी रखते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी इवेंट का होने का वेट किया जाता है। बट क्योंकि डायनामिक्स इतने ज़्यादा हैं, एरिया इतना वास्ट है, और उसके बाद माउंटेनियस एरिया है, आप हर चप्पे चप्पे पे फौज नहीं डाल सकते, तो इवेंट्स होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि फौज इवेंट का वेट करेगी उसके बाद रिटेलिएट, ऐसा कुछ नहीं है। लगातार 24/7/365 ऑपरेशंस कंटिन्यू रहते हैं, कभी रुकते नहीं। मे भी वो मीडिया में नहीं आते होंगे। मीडिया में नहीं आते, ऑब्वियसली मीडिया को बताने की भी जरूरत नहीं है, बट रेगुलर ऑपरेशंस कंटिन्यू रहते ही, चलते ही रहते हैं। सो जैसे रात में भी ऑपरेशंस किए होंगे आपने? हाँ जी, हाँ जी। कोई कहानी है इसकी? हाँ, रात को, यानी सारे ऑपरेशंस जनरली रात को ही लॉन्च होते हैं अंधेरे में। बिकॉज आपको अंधेरे को अपना दोस्त बनाना ही पड़ेगा। कहीं जगह पे हम लोग जब ऑपरेशंस में इंडक्ट करते हैं तो अमूमन गैप रख के चला जाता है, लेकिन इतनी जंगल वाला, इतना अंधेरे वाली जगह होती है, 5 बंदे या 6 बंदे एक दूसरे का हाथ पकड़ के इतने वाले एरिया में ही चलते हैं। सो रात में प्रॉपर जो आइडेंटिफिकेशन होता है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन, अगर मेरे को किसी आदमी के ऊपर हथियार दिखाई देता है, वो मेरे लिए टेररिस्ट है। ओके। अगर वही टेररिस्ट हथियार छोड़ के मेरे साथ से भी निकल जाए, ही इज अ सिविलियन फॉर मी, अनलेस एंड अनटिल मेरे पास इंटेल है या इंटेलिजेंस है कि यही बंदा है। ओके। फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस का कभी भी इंटेंशन ये नहीं रहता कि इनोसेंट सिविलियन को गोली लग जाए, चाहे हमको सिविलियन बचाने के चक्कर में मिलिटेंट छोड़ना भी पड़े तो फौज वो करती है, बिकॉज मैंडेट और जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें प्रायोरिटी फायर तभी होगा, यानी कि इफेक्टिव फायर तभी डाला जाएगा जब हमको हथियार दिखाई देगा। सो रात को प्रॉब्लम ये आती है कि आप चाहे कुछ भी कर लें, रात को अंधेरे में, माउंटेन्स में, पहाड़ों में, जंगलों में, इवन फॉर दैट मैटर जो आपके जहाँ पर घर वाला इलाका है जिसको हम बिल्टअप एरिया बोलते हैं, वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई सिविलियन फेरन पहन के ऐसे अंदर चल के आ रहा है तो आपको लगेगा कि कुछ है, पर आपको मालूम नहीं कि अंदर उसने AK रखी या फिर वो कांगड़ी जिसके अंदर वो गर्म करके चल रहा है, नहीं पता लगता। तो जब तक देखेगी नहीं आप अटैक नहीं, हम नहीं कर सकते, नहीं फायर कर सकते, कोई आदेश नहीं है। Okay. आपको उसको चैलेंजिंग प्रोसीजर करना पड़ेगा, उसके हाथ उठवाने पड़ेंगे, कुछ आपको बोलना पड़ेगा। अगर उसने नॉर्मल अंदर हथियार नहीं है तो नहीं है। तो दैट इज़ वाई मिलिटेंट्स का एडवांटेज कहाँ पर आता है, बिकॉज उनके पास ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। उन्होंने अगर फायर करना है वो फायर कर सकते हैं। तो इनिशिएटिव, जिसको मैं कहता हूँ कि जो फर्स्ट फायर है, जो कि कॉन्टैक्ट में और फायर फाइट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहला फायर किसने खोला, क्योंकि अगर आपने पहला फायर निकाल लिया तो आपकी जान बच जाएगी। अब फर्स्ट फायर का अगर आपने फर्स्ट फायर कॉन्टैक्ट में आप नहीं बचे, बिकॉज उस वक्त किसी को मालूम नहीं होता कि कहाँ से फायर आ गया। एक बार ही आपने अपनी आड़, अपना पोजीशन ले ली, फिर आप 2-3 दिन भी चल रहा है ऑपरेशन तो चल सकता है। लेकिन रात में प्रॉब्लम्स ये आती हैं, आपके पास इनिशिएटिव नहीं रहता, आपको मालूम नहीं है, अगर कोई आपका वेट कर रहा है कहीं बैठकर, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। सो दैट इज़ वाई नाइट ऑपरेशंस आर। बट नाइट का फ़ायदा भी ये है कि आपको किसी जगह पे पहुंचना है तो रात को जनरली नॉर्मल पब्लिक और सिविलियंस हो रहे हैं, तो आप मूवमेंट, जो कि दिन में सब घूम रहे हैं तो पता लग रहा है कि फ़ौज सामने सामने इस दिशा में जा रही है, बट नाइट में आपको थोड़ा सरप्राइज़ और जो छुपाव है वो असिस्ट भी करता है। तो दोनों टाइप के वो है। इसमें इन्फॉर्मेंट बहुत हेल्प करते होंगे। इन्फॉर्मर के बिना ऑपरेशंस लॉन्च नहीं होते। ओके। तो एक तो इंटेलेक्ट आता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन से आया, ऊपर से आया, हाँ जी, कि ऐसा यहाँ पे है, लेकिन कुछ आप अपने भी बना लेते हाँ जी, हो? हाँ जी, बनाते हैं सबके यानी कि देखिए, इंटेलिजेंस 2 टाइप की होती है। एक होती है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, जैसे सैटेलाइट्स, आपके ड्रोन्स, आपके रेडियो इंटरसेप्ट्स, उसको इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कहते हैं। ह्यूमन इंट उसको कहते हैं जो आपके सोर्स गांव में हैं और आपके जिनको आपने सोर्स और जो इन्फॉर्मर्स बनाए हुए हैं। सो जब ऑपरेशन लॉन्च होता है तो दोनों का मिक्स एंड मैच करके ही होता है। अगर दूर दराज का इलाका है जहाँ पर से इन्फॉर्मर नहीं आ पा रहा, लेकिन हम मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी
अनआर्म्ड जो एरियल व्हीकल होती है यूएवी से या कहीं से ड्रोन से हमको पता लग रहा है, सो इन दैट केस आप उधर कर सकते हैं। लेकिन जनरली जब दोनों की इंफॉर्मेशन मिलती है तभी ऑपरेशन, और बिना इंफॉर्मेशन के फौज जाती नहीं है, अदरवाइज आपका जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। सो अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है, अगर आपको क्लियर कट, तो आपके जो इन्फॉर्मर्स हैं, जो आपके सोर्सेज हैं, वो बिल्कुल आले दर्जे के होने चाहिए, तब आपको कांटेक्ट मिलेगा। ये धोखा भी तो दे सकते हैं क्योंकि गाँव हाँ में ना, ये तो चलता है, चलता यानी रहता है। कि किसी ने दे दिया, आपको बुला दिया, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि फौज को उस जगह पे लेकर गए और एम्बुश था। सो वो आपको इंजेन्युइटी, यानी वो कितना जेन्युइन सोर्स है, कितना सच्चा सोर्स है, वो आपको एक्सपीरियंस से ही पता लगता है। आप फर्स्ट डे ऑपरेशन में जाएंगे और आपको अगर लगेगा कि नहीं मेरा सोर्स ठीक है, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये सोर्स मुझे कुछ, यानी यार ये कुछ देगा नहीं, लेकिन वही आपको खबर दे देगा। सो ऐसा कोई सैक्रोसैंक्ट, ऐसा कोई ठोस तरीका नहीं है। हाँ, किसी ने आपके साथ काम किया, और जनरली सोर्स जिसने एक खबर दे दी वो फिर उसके लिए उतना ही बहुत है, बिकॉज एक खबर पे अगर मिलिटेंट्स मरते हैं और वो ज़्यादा जल्दी, उसने जो भी उसको पैसे वैसे मिले, जैसे भी उसको रिवॉर्ड किया, अगर उसने ज़्यादा मूवमेंट की तो फिर वो पता भी जल्दी लग जाता है, तो उसको मिलिटेंट फिर छोड़ेंगे भी नहीं। सो तो उसको भी डर हाँ, लगता है। उसको भी वो डर लगता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा फौज तो चलो, जो खबर दे रहा है, फौज तो अपने कैंप में रहती है, उसको तो नॉर्मल अपने घर में रहना है बिना हथियार किसी चीज़ के। सो चूहे और बिल्ली का गेम है बिल्कुल, जिसको कैट एंड माउस कहते हैं। हमेशा दिमाग, हमेशा फिजिकल एक्टिविटी, हमेशा मेंटल कैपेबिलिटीज़ आपकी हमेशा हाई पे रहती हैं, हाई अलर्ट पे। सो कोई डल मोमेंट नहीं होता जब आप, बोरिंग लाइफ नहीं होती, यानी आप कह सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइफ होती है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी आपके ऊपर अटैक हो रहा है। अगर वेपन वाइज देखा जाए, हाँ जी, तो हम कितने सुपीरियर हैं वर्ल्ड में? देखिए वेपन, अगर हम वेपन और इक्विपमेंट प्रोफाइलिंग करेंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज हमसे बहुत आगे हैं। कितना आगे, मतलब कितने साल आगे? साल हम नहीं कह सकते, लेकिन मेरा मानना है कि प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए 10, 12, 15 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। पर उनका आप देखिए, इसमें मैंने बहुत जगह बताया है। अगर हम अपने आप को अमेरिका से कंपेयर करते हैं, जिनको मैं इक्विपमेंट वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज और एक्सपेडिशनरी फोर्सेस जिसको कहते हैं, जो अपने देश से बाहर जाके लड़ती हैं, तो अमेरिका से ऊपर कोई कंट्री नहीं है। आप वर्ल्ड की कोई भी आर्मी उठा लेंगे तो मेरे हिसाब से अमेरिका विल बी एबल टू बीट एवरीवन, बिकॉज उनका, आप ये भी मान के चलिए कि हम लोग को 1947 में आज़ादी मिली थी, वो उनको 1776 की आज़ादी मिली हुई है। एंड मोर ओवर, हम जो लड़ाई लड़ते हैं, वी आर फाइटिंग इनसाइड आर कंट्री। हम JNK में लड़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में लड़ रहे हैं, मे बी छत्तीसगढ़ में लड़ रहे हैं, वो सब हमारे पार्ट्स हैं। लेकिन अमेरिकन आर्मी अंदर नहीं लड़ाई लड़ रही, वो बाहर लड़ रही है। अफ़गानिस्तान, वियतनाम, ठीक है, इराक, सीरिया। तो जब आप बाहर लड़ते हैं तो आपका माइंडसेट और जो आपकी लड़ाई की तैयारी है वो भी उसी दर्जे की होनी चाहिए। हाँ, सो जब आप उस टाइप की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपकी इक्विपमेंट प्रोफाइलिंग भी वैसे हो जाती है। तो अगर हम वैसे बोलेंगे कि बिकॉज दे हैव टू फाइट दैट काइंड ऑफ वॉर, उन्होंने उस जगह पे जाके लड़ना है, तो उनकी रिक्वायरमेंट है वो। बट हमारा ज़्यादा काम डिफेंस पे है, इनवर्ड है, इंडिया के अंदर है, तो हमारी फिर डिफेंस की प्रायोरिटी वैसे रहती है। बट इक्विपमेंट प्रोफाइलिंग में नो डाउट, इसमें कोई वो नहीं है। इंडिया इज़ ऑल्सो कमिंग अप, हम मेहनत कर रहे हैं, टाइम के साथ वी विल बी एबल टू कैच अप। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही लड़ाई नहीं लड़ सकते और इक्विपमेंट प्रोफाइलिंग बिल्कुल ही वो है। बट येस, एज अ नेशन, एज एन आर्मी, एज आर्म्ड फोर्सेस, एज अ कंट्री, हमें मेहनत की ज़रूरत है।
इंडिया का हमेशा ऐसे स्टैंड रहा है ना कि हम वॉर में नहीं जाना चाहते। हाँ जी, नॉन एस्केलेटरी। हाँ जी, हाँ जी, जो कि ठीक अच्छी बात है, हाँ ठीक जी। है, क्योंकि देश को डेवलपमेंट करना है, हाँ जी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करनी ठीक है, है, हाँ। okay। लेकिन मान लेते हैं इन केस कभी ऐसा होता है, ठीक है, सो पाकिस्तान के ऊपर हमारा कितना हैंड ओवर है, मतलब कि हम कितने पावरफुल हैं उनसे, या क्या चैलेंजेस आएंगे? पाकिस्तान इज नॉट अ थ्रेट, नॉट अ थ्रेट। नॉट एट ऑल अ थ्रेट ओके। मेरे हिसाब से। अगर हमको अपने बॉर्डर्स को करना है, आप ये मत सोचिए कि अभी जो उन्होंने ड्रोन्स भी हमारे ऊपर इसमें यूज़ किए थे वो लो लेवल ड्रोन्स हैं, ठीक है, वो दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव ड्रोन्स की। हाँ, बिकॉज हमारा मिसाइल डिफेंस अच्छा था तो हम उसको कर गए, बट मैं प्रेजेंट सिनेरियो में इंडिया की काबिलियत देखते हुए आई थिंक सो चाइना इज अ थ्रेट, चाइना कैन बी अ थ्रेट, बट पाकिस्तान आई डोंट थिंक इट इज़ अ ग्रेट थ्रेट, जो इवन अगर न्यूक्लियर वॉरफेयर की वो धमकी देते रहते हैं, बट आई डोंट थिंक सो। इन केस अगर हॉस्टिलिटीज़ ब्रेक भी होती हैं तो इंडियन आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी, दे आर कैपेबल ऑफ डिफीटिंग, यानी कि पाकिस्तान में को इतना थ्रेट लगता सो नहीं है। वेपन वाइज हम सुपीरियर हैं वहाँ पे, हाँ, काफी superior है, 100% okay। सुपीरियर है, वेपन वाइज, ट्रेनिंग वाइज, इक्विपमेंट प्रोफाइलिंग वाइज। सो जब भी पाकिस्तान की बात आती तो ऐसी ही बातें बोलते हैं कि नया भारत है, घुस के मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर। पर चाइना की बात में हम थोड़े से हम सहम से जाते हैं। नहीं, सहमते नहीं है, वी आर वहाँ नॉट। पे हम नहीं, आप इतने समझे aggressive नहीं, क्यों नहीं हो आप पाते? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने अभी यूक्रेन की वॉर देखी, लोग बोलते थे 10 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी। हाँ जी, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ यूक्रेन को नाटो ने सपोर्ट किया, सब कुछ किया। आज 3.25 साल हो गए हैं उस लड़ाई को लड़ते हुए। 22 फरवरी 2022 को शुरू हुई, अभी हम मई 2025 में हैं। वो एक कंट्री है इल इक्विप्ड, नॉर्मली इक्विप्ड, हमारी तरह हम 4th लार्जेस्ट आर्मी है, ठीक है, 3rd और 4th लार्जेस्ट आर्मी है, एयरफोर्स भी वैसी है, देश इतना बड़ा है। इतने बड़े देश को चाइना से खतरा, मेरे को नहीं लगता कि हम सहम जाते हैं, कोई ऐसा सहमने वाली बात ही नहीं है। देखिए, छिटपुट एक्शंस जो बॉर्डर पे होंगे या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या एलओसी पे, ये मान के चलिए ये हमेशा चलते रहेंगे, पर इनको ये मान लेना कि ये एक ऐसा कुछ हो जाएगा कि चाइना हमारे इंटीरियर्स में आकर कैप्चर करके हमको ऊपर बैठ गया, मुझे नहीं लगता। तो गलवान में तो यही बोल रहे थे, उन्होंने हमारी जमीन नहीं, कुछ कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जहां पर आप ये बोल सकते हो कि उन्होंने हमारी जमीन छीन ली। फोर्सेस डिप्लॉयड थी, स्कर्मिशेस हुई थी, उतना ही हुआ था, यानी कि हमारा लैंड पकड़ लिया, ये पकड़ लिया। अब तब मैं आर्मी में था जब वो सब हो रहा था, सो आई डोंट थिंक सो कि हमारा किसी ने लैंड पकड़ा या कुछ ज़मीन पकड़ के बैठ गए, इतना आसान नहीं है, बिकॉज हमारी फ़ौज भी डिप्लॉयड थी उधर काफ़ी। अभी इसी साल थोड़ी सी डी एस्केलेशन हुई है, यानी हमने कुछ एरियाज़ और जो नॉर्मल पॉइंट्स हैं उस पर बातचीत वगैरह की है, बाकी दोनों फोर्सेस डिप्लॉयड थी पूरी 3-4 साल तक। सो ये गलत है बोलना कि लैंड पकड़ के बैठ गए, ये इट्स मेरे हिसाब से जो मैं अखबार में पढ़ता हूँ और जो मेरे को ओपन सोर्स से पता लगता है। एक शब्द मैं बहुत सुनता हूँ इंटरनेट पे कि इंडिया को ना 2 फ्रंट वॉर के लिए रेडी रहना चाहिए। सो क्या इंडिया रेडी है अभी? इंडिया हमेशा से 2 फ्रंट वॉर के लिए रेडी है, ऐसा नहीं है कि सर वैसे 2 फ्रंट वॉर आप पहले समझा दें क्या है? 2 फ्रंट इज बेसिकली चाइना एंड पाकिस्तान कमिंग टुगेदर, सो उसको 2 फ्रंट वॉर कहते हैं कि चाइना और पाकिस्तान अगर इकट्ठे होकर लड़ाई कर दें, तो 2 फ्रंट वॉर में इंडिया की कैपेबिलिटी है। बट आप ये सोचिए कि अगर 2 देश, अगर चाइना पाकिस्तान के साथ सपोर्ट कर रहा है तो रशिया इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, आप समझ रहे हैं? हमारी काबिलियत है लड़ने की, लेकिन जब अलायंसेस फॉर्म होते हैं तो इंडिया के भी साथ अलायंसेस हैं। सो 2 फ्रंट वॉर, क्योंकि पाकिस्तान का कैलिबर आप चाइना के साथ कभी मान नहीं सकते, ठीक है, लेकिन मदद चलती रहेगी, होगी कि नहीं होगी, बिकॉज हमारा भी
अपनी काबिलियत भी है और हमारे को भी लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो इतना ज़्यादा मानना कि टू फ्रंट वॉर में हमारे को बहुत नुकसान होगा, मुझे नहीं लगता उतना होगा। बट देन हमारे पास काबिलियत है दूसरों के साथ मिलकर उसको फाइट करने की, खुद अपने आप को बचाने की भी हमारी क्षमता है। ऐसा नहीं है कि टू फ्रंट वॉर बिल्कुल ही हमें हरा देगी। सो बेसिकली वी आर कैपेबल। वी आर कैपेबल। ओके, न्यूज़ देखना छोड़ देना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं देखना चाहिए? आपको ओपिनियन मिलता है, लेकिन मेरा ये एक मीडिया से रिक्वेस्ट हमेशा रहता है। आपको मैं एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। आपने जो एक नॉर्मल टेररिस्ट है, मीडिया क्या करती है, मेरे को जो लगता है उसको हीरो बनाती है। 2016 में जब बुरहान वानी की डेथ हुई, उसके बाद पूरी वैली 6-8 महीने के लिए स्टोन पेल्टिंग और पूरे कश्मीर में पूरा वो मच गया, बुरहान वानी। वो आदमी क्या पता एक गोली भी ना चलाई हो लाइफ में, लेकिन आपने उसको मीडिया को बना दिया। सिमिलरली आप अबोताबाद में जाइए, 2011 में उसामा बिन लादेन को मारा, उससे एक गोली भी नहीं चली, जिससे पहले उनको नेवी सील्स ने उसको एलिमिनेट कर दिया। बट उसामा बिन लादेन जिससे काम किए। और मेरा मानना है कि मीडिया को ओवर हाइप नहीं करना चाहिए। आप एक नॉर्मल टेररिस्ट है, जिसने आजकल तो जो लोकल टेररिस्ट बन रहे होंगे, मुझे नहीं लगता उन्होंने फायरिंग प्रैक्टिस भी की होगी, लेकिन आप उसको A++ बोल के जस्ट बताइए एक नॉर्मल टेररिस्ट किल्ड इन एक्शन। अगर वो पाकिस्तान का है, अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट किल्ड, फॉरेन टेररिस्ट किल्ड, खत्म कर दो उसको इतना इनकाउंटर, इतने डोंट हाइप इट। उतनी ट्रेनिंग किसी ट्रेंड सोल्जर के सामने मिलिटेंट की कभी हो ही नहीं सकती। ओवर हाइप नहीं करना चाहिए। लिसन टू न्यूज़, मैं भी चैनल देखता हूँ, 4 अखबार पढ़ता हूँ, सबके व्यूज़ लो, किसी का व्यू है उसका काउंटर व्यू अलग है। अब मैं आपको कोई बात बोलूँगा, आप इसमें 1000 काउंटर व्यूज़ निकाल सकते हो। तो सुनना सबकी चाहिए, लेकिन आपके पास अपना दिमाग है, उसको देखिए, उसको आराम से। इतने लोग मर जाएंगे, अरे न्यूक्लियर वॉर करना, लास्ट जो हाइड्रोजन बॉम्ब गिरा था वो 1945 में अगस्त 6 और अगस्त 9 को हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरे थे। लगभग हम 80 साल आ चुके हैं। न्यूक्लियर वॉर ऐसे नहीं हो सकती। और बोला कि इसमें सबसे पहले जो फौज के जनरल है और पॉलिटिशियन भाग जाएंगे। अरे कहाँ भागोगे आप? कहाँ? यानी मिसनॉमर्स और नॉर्मल पब्लिक को ऐसे माहौल में तो मीडिया का काम है, और जो भी लोग यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर और जो भी हैं, माहौल को नॉर्मल करना चाहिए, सांत्वना देनी चाहिए कि ठीक चल रहा है। उसको हाइप अप करने के चक्कर में कोई कुछ होने नहीं वाला है। और ये हमारे यानी उधर से भी पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान की तरफ से, मैं दोनों देशों की बात कर रहा हूँ कि पटना से रिपोर्ट ले लिया। हाँ, नहीं वो सब अफवाहें हैं। ये देखा था आपने ये सब? नहीं, मैंने इतना नहीं देखा मैंने, बट हाँ, थोड़ी चीज़ें सच हैं, थोड़ी। अब लोगों को हर को अपना कुछ ना कुछ बिजनेस चलाना है तो वो है, बट मेरे को नहीं लगता कि ऐसा है। और मैं और आप इधर बैठ के बातचीत कर भी रहे हैं, मैं अपने व्यूज़ दे भी रहा हूँ, तो क्या आपको लगता है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी है या प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो हमारी बातों से करके एक्शन लेंगे? उनके पास अपने जरिया है, उनके पास काम करने का तरीका है, क्वालिफाइड हैं लोग, तनख्वाह ले रहे हैं जिनके लिए उनको जो काम करना है। बट वो है, ठीक है, थोड़ा मनोरंजन हो जाए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए तो लोग मनोरंजन ही है ये, सही कह रहे हो। मनोरंजन है, इसको ज़्यादा उस स्ट्रेस वाली, यानी कि ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। आपने 18 साल JNK में, तो कितना इम्प्रूव हुआ आपके पूरे टेन्योर में? आपने बहुत ज़्यादा। जब मैं कम से कम 12-13 साल JNK में रहा हूँ। जब मैं गया था तो काफ़ी आउटलुक था, बट बाय द टाइम मैं लास्ट 2019 या 20 में गया हूँगा, 370 हटने के बाद, हाँ 370 हटने के बाद मैं एक्चुअल कॉम्बैट में नहीं था। आई वॉज मोर इन स्टाफ ड्यूटीज़, जो मेरा लास्ट 1 साल था। सो या एटीट्यूड चेंज हुआ है। जो नई जनरेशन है, दे आर मच मोर एक्सेप्टेबल। ये मानना कि सारे लोग ही ख़राब हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। हाँ, ये भी नहीं बोलूँगा कि सब लोग ठीक हैं। अगर सब लोग ठीक होते और 10
10% या 5% पॉपुलेशन सपोर्ट नहीं कर रही होती तो मिलिटेंट्स को खाना फौज तो खिलाती नहीं, कोई तो उनको सपोर्ट दे ही रहा है। बट ये मानना कि पूरी पॉपुलेशन ही खराब है, ऐसा भी नहीं है। और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, पीस आया है, चीज़ें बन रही हैं, ट्रेन लाइंस, ये सब प्रोस्पेरिटी और शांति का ही प्रतीक है। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें, जब हमारे टाइम में जिसको आजकल लोग पुंछ से जो ओल्ड मुगल रूट जिसको कहते थे, जो शोपियां में निकलता है, वो सब रास्ते बंद थे, मिलिटेंट्स ने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद की हुई थी। वो तो अब रोड बन गई है, वहाँ से भी लोग वैली में जा सकते हैं, यानी जो मेन आपका बनिहाल वाला एरिया है उससे भी जा सकते हैं। वो मैंने तो वो कभी देखा नहीं है, मैं कभी गया नहीं उस रूट से, बट ये सब चीज़ें हुई हैं, ट्रेन्स चलने लग पड़ी हैं। तो ये सारा यानी चीज़ें नॉर्मल हैं और ठीक हो रही हैं, इसी का अंदेशा है। सो मेरे हिसाब से ठीक चल रहा है। कहीं ना कहीं जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो अभी हुआ ना, हाँ जी, डर बैठ जाता है कहीं नॉर्मल पब्लिक के अंदर। हाँ जी, ये क्या देखिए, इस मेरा मानना है कि जो JNK प्रॉब्लम पर से है, ये इंसिडेंट्स होंगे, बहुत ही बुरा हुआ है जिनकी फैमिली और जिनके साथ हुआ है, जिस प्रकार से हुआ है। मेरी पूरी फीलिंग्स और मैं खुद बहुत बुरा मानता हूँ इन चीज़ों को। मेरा पूरा सहयोग जो भी मैं कर सकता हूँ मेरे फैमिलीज़ के साथ है। बट आप एक चीज़ मान के चलिए, JNK प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलिट्री नहीं है, वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही है। सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट, इन्हीं लोगों को बैठकर उसको सुलझाना पड़ेगा। बिकॉज आप एक चीज़ मानिए कि JNK बॉर्डर स्टेट है, लाइन ऑफ कंट्रोल रन करती है, फौज वो एरिया कभी छोड़ेगी नहीं। कभी भी फौज, अगर JNK में कोई सोचता है कि JNK से पूरी तरह फौज बाहर आ जाएगी, हाँ कंडीशन सुधर गई तो आपका जो हिंटरलैंड वाला एरिया है, श्रीनगर, शोपियां, जो पीछे जहाँ पर फौज डिप्लॉयड है, वो थिन आउट हो सकती है। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल, आप बॉर्डर स्टेट्स देख लीजिए, अगर आज हमने बॉर्डर स्टेट्स छोड़ी होती, हरियाणा, पंजाब, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, तो ये मिसाइल डिफेंस कैसे काम करता? सो बॉर्डर स्टेट्स में से कभी फौज निकलेगी नहीं, है ना। सो JNK में से कभी जाएगी नहीं, लेकिन JNK का कोई मिलिट्री सॉल्यूशन भी नहीं है प्रॉब्लम का। 1989 में मिलिटेंसी शुरू हुई थी, आज हम 2025 में 36 साल लगभग हो चुके हैं। ये और भी कंटिन्यू करेगा जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं बैठती। सो मेरा मानना है कि अगर पॉलिटिकली कोई सॉल्यूशन निकलेगा तो डिप्लोमेसी से, हाँ डिप्लोमेसी से बातचीत के ज़रिए निकलेगा। ये इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए, बट टेररिज्म इज़ पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड नाउ, यानी कि आतंकवाद हमारी ज़िंदगी में हर जगह है। वो नोएडा में भी स्ट्राइक हो सकती है, मुंबई में भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। सो इट इज़ हाउ वी टेक इट, यानी कि हम उसको मना नहीं कर सकते। फ्यूचर ऑफ वॉर या फ्यूचर ऑफ कॉम्बैट क्या लगता है आपको, कि ज़्यादा एक वेपन या इक्विपमेंट्स पे बेस्ड होगा, ह्यूमन इंटरवेंशन कम होंगी? ह्यूमन इंटरफेरेंस तो देखिए, जो आदमी बिहाइंड द वेपन है वो तो हमेशा रहेगा ही। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ज़्यादा हो जाएंगी, वेपन की प्रिसिशन कैपेबिलिटीज़ बन जाएंगी, सर्वेलेंस के तरीके और आ जाएंगे, मे बी सम काइंड ऑफ रोबोट्स कम इनटू द वॉर। बट बेसिकली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगी और मैन पावर रहेगा, बिकॉज उस इक्विपमेंट, उस हथियार को चलाने के लिए आपको आदमी तो चाहिए ही होगा। ठीक है, टोटल डिपेंडेंसी ऑन मशीन्स हो जाए, मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा। बट यस, टेक्नोलॉजिकल रेंजेस बढ़ जाएंगी, हथियार फायर करने के तरीके अलग हो जाएंगे, प्रिसिशन ज़्यादा आ जाएगा, सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़ आ जाएंगी, आपको दुश्मन की हर मूवमेंट पता करने के ज़रिए बढ़ जाएंगे। सो मैं दूसरा सवाल ये है कि AK-47 ऐसी क्या खास है इस बंदूक में कि मतलब हर जगह इसका नाम सुनाई देता है? ओके, AK-47 को अगर आप पानी के अंदर डालेंगे, 6 महीने के लिए मिट्टी के अंदर डालेंगे, बाहर निकालेंगे और फायर करेंगे, वो फायर करेगी। लो मेंटेनेंस, हाई रेट ऑफ फायर, जो रिलायबिलिटी फैक्टर है, मैं फिर बोलूँगा स्टेबिलिटी नहीं है हथियार में, लेकिन जो रिलायबिलिटी फैक्टर है कि ये चलेगी, वो सबसे ज़्यादा AK-47 में है। दैट इज़ वाई और इजीली अवेलेबल है, लगभग काफ़ी कंट्रीज़ इसको प्रोड्यूस करती हैं।
और लाइट वेट है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ रिलायबिलिटी, कि आपने कहीं से भी निकाली, चेम्बर में राउंड किया तो वो फायर सस्ती भी है। सस्ती भी है, ऑब्वियसली इकोनॉमिकल है। या इक्विपमेंट प्रोफाइलिंग इंप्रूव होती रहेगी, पर से क्या बढ़ाएंगे, कैसे करेंगे, वो डिपेंड करता है कि कितना हम लोग डिफेंस सेक्टर को प्रायोरिटी देते हैं। अगर डिफेंस हमारा प्रायोरिटी रहेगा, बिकॉज डिफेंस बजट हर साल बढ़ता ही रहेगा। सो और हम भी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स की कंट्रीज़ में मेरे ख्याल से इंडिया नंबर 1 पे है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो बिकॉज जब तक इंसान रहेगा लड़ाई बंद नहीं होगी, लड़ाई चलती रहेगी, नए एवेन्यूज़ नई जगहों पे होगी, नई प्रकार से होगी, पर चलती रहेगी। और वायलेंस का जवाब वायलेंस ही है। वायलेंस का जवाब वायलेंस है, क्योंकि देखिए मैं तो अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा। अगर मैंने तो कभी देखा नहीं कि टेररिस्ट मेरे ऊपर फायर कर रहा है और मैं उसको चिट्ठी भेज रहा हूँ कि भाई तू मत फायर कर। मैंने तो उसको अगर 3 गुना गोलियाँ ज़्यादा नहीं मारी तो वो रुका नहीं कभी भी। सो मेरा एक्सपीरियंस तो कहता है कि हाँ, कोशिश कीजिए कि बिना वायलेंस के काम हो जाए, लेकिन उस कोशिश के ज़रिए पूरे विश्व को ये संदेश मत दीजिए कि हम वीक हैं। कहीं ना कहीं वायलेंस का जवाब वायलेंस से आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज कई जगहें, कई बैटल्स, कई ओपोनेंट्स ऐसे हैं जो बिना वायलेंस के नहीं मानते नहीं हैं। सो आपको थोड़ी आपके बारे में बात करते हैं। बताइए। टैटूज का शौक है आपको? हाँ, मेरे को बचपन से था, लेकिन जैसे- फौज में हाँ। बना नहीं सकते। ओके, तो फौज हाँ, के तो बाद जो बनवाया। फौज के एस्पायरेंट्स हैं, हाँ, जो फौज में जाना चाहते हैं, काइंडली टैटूज ना बनाएं, बिकॉज आपको जो हमारा मेडिकल बोर्ड होगा उसी में रिजेक्ट कर देंगे, या फिर आपको मिटाने को तो कहेंगे। ये आपने रिटायरमेंट के बाद बनाया? जनरली जो मेरी यूनिफॉर्म के नीचे छुप जाते थे वो मैंने चोरी छुपे बना लिए थे थोड़ा। इनका कोई सिग्निफिकेंस, कोई मीनिंग? जैसे मुझे ये महादेव लग रहा है आपके हाँ, हाथ। तो मेजॉरिटी ऑफ द जो टैटूज हैं वो मैं लॉर्ड शिवा में, महादेव, महाकाल से में, मानते हैं। हाँ, मेरे माता पिताजी भी खूब पूजा करते थे, वो भी आर्मी ऑफिसर थे, और मैं भी करता था। यानी मैं मेरे ख्याल से 6th-7th क्लास से पूजा कर रहा हूँ। फिर फौज में चले गए तो जल वल चढ़ाना थोड़ा कम हो गया, बिकॉज ऐसी जगहों पे रहे जहाँ पर वो था नहीं। बट अब दोबारा से, क्योंकि अब सिविल लाइफ में आ गए हैं, पूजा, भोले शंकर को जल चढ़ाना, शाम को मंदिर जाना, सुबह जाना। सो मैं मानता हूँ, सो बेसिकली मेरा मानना है कि मेरी लाइफ बहुत जगह पैराशूट नहीं खुला तो मैं ज़िंदा बच गया, आपके सामने वो बुलेट्स का बताया तो बच गया। सो मेरा मानना है कि मेरे को तो शंकर भगवान ने ही बचाया हुआ है, तो ठीक है, सब ठीक चल रहा है। काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल। बस 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 बस, तो मेरा मानना है, मेरा बिलीफ सिस्टम है, फेथ है। बाकी टैटूज हैं बेसिकली। इसमें क्या लिखा हुआ है? आई एम द मास्टर ऑफ, हाँ, ये आई एम द मास्टर ऑफ माई फेथ, ये एक विलियम अर्नेस्ट हेनली है, उनके इन्विक्टस करके पोएम है। इसमें वो बोलते हैं कि आपकी लाइफ में जितनी भी एडवर्सिटीज़, तो आपको खुद ही लड़ना है, ठीक है, पर लड़िए। और ये लायन है, वुल्फ है, सांप है, ये सारे टैटूज एपेक्स प्रेडेटर्स के हैं, और ये मेरी टीम ग्रुप के हैं जिनको टीम है। हाँ, ए टीम। 18। ये मेरे जो क्लोजेस्ट, जो मेरे साथ लोग रहे 8-10, ये उनके लिए डेडिकेटेड है। बाकी महाकाल तो है। सो ब्रदरहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द आर्मी। विदाउट ब्रदरहुड तो आप देखिए, जब लड़ाई और आप उस सिचुएशन में हैं जहाँ पर गोली फेस कर रहे हैं, तो आपके ब्लड रिलेशंस तो मुझे कहीं मेरे दिखाई नहीं दिए मुझे, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर। तो जो साथ वाला आदमी था वही था। पहली इंस्टिंक्ट है कि अपने आप को बचाओ, और फिर साथ वाले को बचाओ अगर चांस मिलता है। उसके बाद देखेंगे कि पीछे का क्या काम है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि थ्रेट हैज़ टू बी एलिमिनेटेड, और वो आदमी है जो कि अगर मैं उसको उधर नहीं मारूंगा जहाँ पर मैं हूँ, तो फिर वो पीछे आएगा और गदर मचेगा, और नीचे आएगा और गदर मचेगा। सो मेरा तो मॉरल, मेरी ड्यूटी है, और आप लोगों की
टैक्स पेयर्स मनी है, जो मेरी तनख्वाह आ रही है, मेरे को तो उसको एलिमिनेट करना ही करना है। सो मेरे लिए उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन जो मैं चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ब्रदरहुड है, उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आप अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जिन लोगों ने आपके साथ काम किया है, जो आपके साथ हैं, वो आपको धर्म, सेक्स, कास्ट, क्रीड, कलर कुछ मैटर नहीं कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि आप लोगों का जो मिलने का ज़रिया है और जिस चीज़ से आप जुड़े हुए हैं वो अलग चीज़ है। सो दूसरा ये भी है कि जो दोस्ती और जो ब्रदरहुड और जो भी आप बात करते हैं, अगर वो मुश्किल टाइम में बनता है तो वो ज़्यादा लंबा चलता है, रादर देन खुशी के टाइम पे जो दोस्त बनते हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा है ज़िंदगी में। सो ब्रदरहुड इज़ दैट इज़ व्हाई इट इज़। आप जो काम कर रहे हो ये मंगल का काम है, ठीक है, मार्स का। मार्स इज अ वॉरियर ऑफ गॉड्स, ठीक है, वो कार्तिकेय जी से रिप्रेजेंट होता है, सेनापति हम उसको बोलते हैं। Okay. और हमारा जो करियर होता है, कर्म के कारक होते हैं शनिदेव, ठीक है। तो जैसे किसी का भी करियर बताना हो कि किस करियर में जाएगा, तो शनि के आगे पीछे कौन सा प्लेनेट है वो उस करियर में जाता है। तो आपका सैटर्न वो देखिए वहाँ पे है, SA 5 नंबर पे लिखा हुआ है, सूर्य की राशि में बैठा छठे घर में। अब ये जो छठा घर होता है ये जॉब का होता है, शनि दुख का भी देवता है, ठीक है। तो जिनके छठे घर में शनि आ जाते हैं वो अपनी जॉब से दुखी रहते हैं, ठीक है। दुखी की इन द सेंस, अब ये चीज़ कि मेरी जॉब बार बार बदलने का नेचर है, यार आज यहाँ हूँ, कल वहाँ हूँ, कल वहाँ हूँ, कल यहाँ हूँ, और स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ। आपके जॉब में भी ये था पर आपने उसको अपना लिया, ठीक है, पर प्रॉमिस वही था। अब इट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। तो मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि आपकी कुंडली जो बता रही है ना, उसे अपना लो, जिंदगी बेहतर हो जाती है। जो होना वो तो होगा ही, वो तो हो गई। हाँ। तो आपकी जॉब का भी आप देखिए वो रूटीन ऐसा ही है। आपने कहा कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे हर दिन बड़े मजे आए, ठीक है, पर शनि अपना काम वहाँ कर रहा था, आपको कभी स्टेबिलिटी उसने जॉब में नहीं दी। यहाँ बैठे हैं तो बैठे हैं आराम हाँ, से, नहीं, घूमता रहा, घूमता रहा है, ठीक है। अब ये शनि की एक दृष्टि होती है, ठीक है, आपने सुना होगा, एस्पेक्ट होता है कि शनि इस पे दृष्टि मार रहे हैं, तो आपका शनि मंगल को देख रहा है, तो आपका कर्म मंगल से जुड़ गया, ठीक है। मार्स इज वॉर एंड आर्मी, डिफेंस या बैटल फील्ड जो होता है वो भी है। एंड चलिए ये ठीक है, ओके। तो जुपिटर एग्जॉल्टेड है आपका, ठीक है। आइडियलिस्टिक नेचर है क्या आपका? कई केसेस में, कई कई टाइप। ओके। वाटर पसंद है आपको? पानी, वाटर स्पोर्ट्स, स्विमिंग, इतना नहीं पसंद है? ना। आपके बचपन में मम्मी ने खूब डांटा या ऐसा हाँ, कुछ किया? हाँ, खूब डांट पड़ी, खूब शरारती था मैं। मम्मी आपकी जुपिटर, तो क्या होता है जब जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है ना कुंडली में, एक तो इसकी एडवाइस बहुत लगती है लोगों को। उसने अगर बोल दिया ना कि भाई तुम पीला धागा पहन लो, काम हो जाएगा तुम्हारा, तो लोगों अगर पहन लिया सामने वाले ने तो काम बनता है। तो योर एडवाइस इज़ वेरी फ्रूटफुल। आप जैसे स्टूडेंट्स को एडवाइस दोगे कल को कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तो लोगों को लगती है। जैसे हमने सुना होता ना कि उन डॉक्टर की दवाई बहुत लगती है, तो इट इज जब भी जुपिटर एग्जॉल्टेड होगा चार्ट में तो आपकी एडवाइस बहुत लगेगी। दूसरा, बचपन में मम्मी बहुत डांटेंगी, मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट होंगी, मम्मी ने बहुत कुछ सिखाया होगा उसी डांट से। तो जुपिटर को हम कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति हैं, सोने का डंडा लेकर चलते हैं, तो ये मारते भी हैं तो सोने के डंडे से मारते हैं। और क्योंकि फोर्थ साइन मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो मदर मारेंगी, आपके भले के लिए मारेंगी, फायदा उसमें आप ही का है, पर वो सोने का डंडा है, उसी मार पड़ती है उसको। तो ये आपका बेसिक कुंडली का थोड़ा छोटा सा एनालिसिस है। एंड सो सबसे पहले तो शिवेंद्र जी एक मिथ मैं आपका बस्ट करता हूँ, ठीक है। मिथ कि कुंडली एक नहीं होती सर, कुंडली मल्टीपल टाइप्स ऑफ कुंडली, ठीक है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ कुंडली। हाँ, जैसे हम आमतौर पे कुंडली एक ही मानते हैं कि मेरी जन्म कुंडली ये है, ठीक है, उसे लग्न कुंडली बोलते हैं। बट आपकी मैरिज के लिए कुंडली अलग होगी, आपके बेबी के लिए कुंडली अलग बनेगी, आपके फॉरेन ट्रेवल्स के लिए कुंडली अलग बनेगी, उसको हम ट्रैवल चार्ट बोलेंगे या डिविजनल चार्ट्स भी हम इनको बोलते हैं। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ कुंडली होती हैं। सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, जो बहुत फेमस है, जिसे हम जन्म की कुंडली कहते हैं, पत्रिका कहते हैं, पत्री बोलते हैं, ठीक है, वो हमारी मेन कुंडली है। तो ये आपकी कुंडली है, ठीक है। इसमें 12 हाउस होते हैं जो हमारे लाइफ के 12 अलग अलग डिपार्टमेंट्स को शो करते हैं। किसी में हेल्थ है, किसी में मैरिज है, किसी में बेबी है, किसी में हमारी मेंटल हैप्पीनेस है, फादर भी है, मदर भी है, फादर की हेल्थ के साथ क्या होगा, सिबलिंग की हेल्थ की, सिबलिंग का करियर, एवरीथिंग जो आप सोच सकते हो इन 12 हाउसेज में वो होता है। फिर 12 राशियाँ होती हैं, राशियों के नाम सुने होंगे आपने, मेष, मकर, कुंभ, मीन, पाइसेस, ये सब सुना होगा। तो जैसे आपकी अगर हम राशि बताएं तो आप जेमिनी असेंडेंट हैं। सॉरी, जेमिनी
जेमिनी, अगर आपकी राशि बताऊं मैं तो जहाँ पे जो मून हिंदी बैठा है, कैलेंडर के हिसाब से। हाँ हिंदू के हिसाब से, बाकी वैसे मैं लीब्रा हूँ यहाँ इंग्लिश में। वो मंथ के हिसाब से होगा कि जिस हाँ, मंथ में आप पैदा हुए। ओके। जैसे राशि किसी को भी पता करनी हो तो कुंडली में चंद्रमा देखे किस राशि में बैठा है, तो आप देखो MO लिखा है, मो, हाँ जी। दैट इज मून, और उसके आगे नंबर 3 लिखा है, तो 3 नंबर इज सिग्निफिकेटर ऑफ जेमिनी। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं मिथुन राशि। ठीक है, ये राशि का जैसे हर घर का एक मालिक होता है ना, वैसे हर राशि का एक मालिक है। तो जेमिनी का मालिक होता है बुध, जिस बुध को हम ज्योतिष में कहते हैं वाणी का देवता। ठीक है, कम्युनिकेशन, द लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपकी राशि ही वही है, जिस राशि में हम पैदा होते हैं जो वैसे सिग्निफिकेंस हमें मिलते हैं। इसलिए आप देखोगे लोग अपनी राशि से हॉरोस्कोप देखते हैं कि अभी मीन राशि वालों के साथ क्या होने वाला है। तो आपको कम्युनिकेशन का वरदान मिला है, यू कैन मेक फ्रेंड्स वेरी इजली। ठीक है, और एक एक्सट्रोवर्ट का नेचर आपको दे देता है कि कैसी भी सिचुएशन हो मैं बन जाऊंगा वैसा। एंड पता नहीं आपने शो किया नहीं हो या ना हो, आप एक चाइल्डिश नेचर भी रखते हो। ठीक है, बचपन वाला वो मजाक मस्ती। ठीक है, मजाक मस्ती, बिकॉज कि आपका वो राशि मून से रिप्रेजेंट होता है, वो आपका पर्सनालिटी डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये राशि से हमें पता चलता है। फिर जो कुंडली में सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस होता है वो फर्स्ट हाउस है। तो आप जहाँ देख रहे हो 12 नंबर लिखा है, दैट इज़ योर फर्स्ट हाउस। ओके। फर्स्ट हाउस पे पाइसेस लिखा है। पाइसेस होती है भगवान भरोसे की राशि। यहाँ पे सारे काम भगवान भरोसे हो रहे होते हैं। तो आपकी लाइफ में आप देखोगे एक पैटर्न आएगा कि काम भगवान भरोसे ही होता है। कैसे होगा नहीं पता, बस चल कूद जाते भाई। ठीक है, ठीक है। और यही चीज अगर यही पाइसेस किसी के मैरिज हाउस में आ जाए तो उसकी शादी भगवान भरोसे होती है। अच्छा, बच्चे के हाउस में आ जाए अगर 12 नंबर वहां लिख जाए तो उसके बच्चे भगवान भरोसे हो जाते हैं। तो आपके तो लगन में आया है तो पूरी लाइफ में ये पैटर्न फॉलो होगा। लगन हमारा पूरा जिंदगी है। ठीक है, कि एक लाइफ हमारा कैसा होने वाला है। और उसमें जो प्लेनेट बैठा आप ऊपर देखोगे तो KE लिखा है, दैट इज केतु। ओके। तो केतु जो हिंदू फिलॉसफी में यूज होता है, एक हेडलेस है। ठीक है, तो उसके पास आंखें नहीं है पर दोनों हाथों में तलवार है। ठीक है, तो उसे रास्ता दिख कुछ नहीं रहा है तो वो अपनी इंट्यूशन पे चलता है। तो जो बोल देगा वो, हाँ वो हो जाएगा। ठीक है, और वो अपनी इंट्यूशन पे चलता है कि मुझे लग रहा है यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, तो मैं अपनी दोनों तलवारें घुमा के वहाँ कूद जाऊंगा। ठीक है, तो ये एटीट्यूड भी आपको मिलेगा क्योंकि लग्न ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और इससे ये भी पता चलता है आप वो देखते हो जो बाकी नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, केतु का आंखें नहीं है ना, तो केतु वही देखेगा जो बाकी के लोग आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे केतु ये इट इज़ लाइक महेंद्र सिंह धोनी, आपने देखा हो ना, वो DRS ले लिया, लोगों को पता नहीं चला स्टंप के पीछे क्या हुआ। तो उनका नंबर 7 है। नंबर 7 इज रिप्रेजेंटेड बाय केतु। तो ये चीज़ आपकी पर्सनालिटी में आती है, आपके नेचर में आती है। और ये हमेशा से थी, अभी नहीं थी। जब आप छोटे भी रहे होंगे ना तो भी वो इंट्यूशन काम करती है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है वो होगा। इवन फॉर अभी तो आपने कॉम्बैट में बहुत इंट्यूशन का यूज़ किया होगा आपने। ठीक है, लोगों को पहचानने में भी ये एक ऐसे स्कैन करता है केतु, तो उसको पॉइंटर्स आ जाते हैं उसके दिमाग में कि ये ऐसा है, दिखाना ऐसा चाहता है। मैं लोगों पे जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ। ओके, मे बी बिकॉज मैं आर्मी के बैकग्राउंड से आया हूँ, तो मेरे को आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली। वो आई डोंट नो। तो सर आपका जैसे वेपन अगर फेवरेट पूछा जाए तो कौन से होंगे आपके? मेरा फेवरेट वेपन है हेकलर एंड कूश 416। वो इंडियन आर्मी के पास तो नहीं है, बट मैंने US आर्मी में जब हम जॉइंट ट्रेनिंग कर रहे थे उसमें मैंने उसको इस्तेमाल किया था। और सेकंड नंबर पे टेवोर, जो हमारे पास पर्सनल असॉल्ट राइफल स्पेशल फोर्सेस में मिलती है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड वेपन। उसके बाद M4 कार्बाइन्स आर गुड, कुछ यूनिट्स के पास हैं। AK-47 अगर आप उसमें पूरी उसके साथ उसकी किट लगा दीजिए, जिसको वेपन एनहांसमेंट किट कहते हैं, देन ऑल्सो इट इज़ अ गुड वेपन। सो ये 3-4 हथियार हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं। ओके, और कम्युनिकेशन वाला आपका जो पॉइंट है, हाँ, दैट इज जेमिनी। हाँ, यानी कि आई कैन कम्युनिकेट विद पीपल। आपका मरकुरी उच्च का भी है, मतलब उच्च का मतलब दिस प्लैनेट हैज अ मोस्ट पावर इन ऑल द 9 प्लैनेट्स। ओके, तो आपका मरकुरी इज लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, राशि भी बुध की है आपकी, और बुध देवता खुद बैठ के उच्च के हो गए हैं, मतलब पावरफुल हो गए हैं। तो नॉट जस्ट कम्युनिकेशन, योर ट्रेडिंग सेंस, बिजनेस सेंस इज आल्सो गुड। तो विल इट अफेक्ट एंड गेट मी मोर मनी? यस, ऑफ कोर्स। अगर आप बिजनेस जरूर करोगे आप। हाँ, नहीं, बिजनेस ही करूंगा। देखिए, जॉब का तो शनि बैठ गया वहां पे। जॉब में कर ली जो मैंने कर ली, टिकने नहीं देना उसको। ठीक है, तो आपका बिजनेस ही करना आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। एंड अगर हम बिजनेस देखें तो वो भी मार्स से रिलेटेड ही अगर आप काम करो, यानी कि ट्रेनिंग देना, वो, और उसमें भी स्ट्रिक्ट होना। ठीक है,
ये आप कर सकते हो। कम्युनिकेशन सिखा सकते हो, लोगों की पर्सनालिटी बेटर वो कर मैं सकते करता हूँ, हो। हाँ, हाँ जी। या फिर आप तो इवन आपको ना बहुत दूर दूर से मिलेंगे आपके जो क्लाइंट होंगे, हाँ ठीक है। आते हैं। बस जो मतलब जो भी आप बिजनेस करोगे तो ऐसा नहीं जैसे आप गुड़गांव में रहते हो या फरीदाबाद में, तो दूर से कोई आएगा साउथ से, कोई इधर से आएगा, कोई उधर से आएगा, वो आपको आकर आपको पैसा देगा, ठीक है। तो आपके चार्ट में राहु है ना बिजनेस हाउस में, तो आपके जो प्रॉफिट है वो दूर से है, जुड़ से जुड़ा हुआ है। इवन आई थिंक कि आगे चलकर आप एक जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में भी सर्व कर सकते हो, ठीक है, या वहाँ पे गेस्ट लेक्चर्स के लिए बुलाए जा सकते हो। तो विदेश से जुड़ना, अपने बर्थ प्लेस से बहुत दूर रहना, ये आपके लिए हमेशा मनी वाइज ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। सूर्य छठे घर में है, ओके। तो आपका जैसे सन है ना, सन वर्गों में है, तो ये होते हैं कि मुझे दूसरों की लड़ाई लड़नी है, ठीक है। तो सूर्य जब भी वर्गों में आता है तो इट इज़ लाइक कि बहन है आपकी, वो पढ़ नहीं रही है, तो उसका होमवर्क भी मुझे करना है, ठीक है? ओके। तो लड़ाई उसकी है पर लड़ मैं रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हाँ जी। हूँ। और ये सेम पैटर्न फॉलो होगा कि लड़ाई तो यार उसकी थी पर लाओ मैं कर देता हूँ, ठीक है, मैं फॉलो करूँगा इसको। अच्छा, ये मनी के लिए ठीक होता है, पर फादर के साथ आपकी बनती है बढ़िया? मैं इज नो मोर, पर बनती थी। ओके चलो ठीक है। राहु के साथ सूर्य बैठ, आप सुबह उठ जाते हो टाइम से? 4:30 बजे। तो ये सूर्य के बलवान होने का वो लक्षण होता है, ठीक है, कि सूर्य की रोशनी दिख जाती है आदमी को, ठीक है। इनका सूर्य खराब होता है, चाह के भी नहीं उठ पाते सुबह, ठीक है। नहीं, मैं उठ जाता हूँ, मैं जल्दी, आई एम अ अर्ली राइजर। और अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5, ठीक है। आप मिस करते हो आर्मी डेज को? बहुत ज़्यादा, हाँ? कई बार करता हूँ, यानी ऑपरेशंस मिस करता हूँ, वेपन को। कभी hold ऐसा हुआ करना। कि आपके सपने में कुछ आया और रियलिटी में वही हो गया, या गट फीलिंग इतनी तगड़ी आई हो, फिर déjà vu सुना हो आपने? नहीं, ये ऐसा नहीं है, बट यस आर्मी के तो डेज मिस करता हूँ, लेकिन ऑपरेशंस मिस करता हूँ, पीस टाइम ड्यूटीज नहीं मिस करता। हाँ, यानी लड़ाई वड़ाई का टाइम मिस करता हूँ। आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अगर अपने शौक पे खूब खर्च करो तो देने वाला दे ही रहा है आपको, हाँ, ठीक है, मुझे आपको यानी कि मांगना नहीं पड़ जो रहा मेरे किसी को से। मिलना, जो मैं मांगता हूँ, लेकिन किस दिशा से और कहाँ से आना है उसका मुझे नहीं। तो जब जैसे मून आपका 4th में है ना, तो इसमें तो मैं तो कहता हूँ कि भैया जब तक आप अपनी इच्छाएं पूरी करते रहोगे, ठीक है, तब तक पैसा आता रहेगा। कुदरत एक रास्ता बनाएगी, वो आपकी डिजायरों को ऐसा नहीं छोड़ेगी कि ये पूरा नहीं हो रहा, पूरा मेरा नहीं यार, हो रहा। ठीक है। मेरा यानी कि टाइम एंड स्पेस है, हाँ, जो मैं चीज़ मांगता हूँ वो मुझे मिलती है, लेकिन समय आने पे मिलती है। ये नहीं है कि मैंने आज मांगी तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगता है, हाँ, हाँ। लेकिन फिर वो मिल जाती है एंड में। जैसे मेरी प्रोबेशन भी थी, मेरा आर्मी में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं गया, सेकंड में नहीं गया, थर्ड में क्लियर हुआ। उसके बाद स्पेशल फोर्सेस की प्रोबेशन पहली क्लियर नहीं हुई, सेकंड मैंने क्लियर की, फिर मेरी यूनिट में लड़ाई होगी, फिर मैंने थर्ड फिर की, तो आखिरकार मुझे मिली स्पेशल फोर्सेस। बट टाइम एंड स्पेस पे चलता है, मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। चाह रहे हैं वो मिल रहा है, हाँ, मिलता है। यानी कि एक चीज़ और है कि जैसे ज्योतिष में बोला जाता है, अब इसका कोई प्रूफ नहीं है जी, कि अगर केतु मीन राशि में बैठ जाए तो ये उसकी लास्ट लाइफ होती है, मतलब ठीक है। तो जीवन मरण के पुनर्जन्म के चक्र से वो छूटने वाला है, दिस इज योर लास्ट लाइफ बेसिकली। तो उसके बाद मैं मनुष्य बनूंगा ही नहीं। हाँ, हो गया, लास्ट मनुष्य का है आपका, ऐसा ज्योतिष में बोला। पर मैं ये कहता हूँ इसको प्रूव करने के लिए कोई ऊपर से आया नहीं है कि हाँ भाई मेरा लास्ट ही था, ठीक है। पर ज्योतिष की किताब, दिस इज गुड और बैड? दिस इज गुड थिंग कि मृत्यु लोग बोलते हैं धरती को, कि यहाँ अच्छा, पे okay. सफरिंग है ही। तो वैसे गौतम बुद्धा ने जब अपनी उनको इनलाइटमेंट हुआ तो अच्छा, यानी ठीक चीज है ये। पहली चीज यही बोली कि लाइफ इज सफरिंग, ठीक है। ओके ओके ओके। तो अभी इसके जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि एक तो इसको किसी का एहसान लेना पसंद नहीं है, किसी का कर्ज लेना पसंद नहीं है, और अगर गलती से मिल गया तो ये सोचेगा कि कैसे मैं इसको चुका के खत्म करूँ, वो रहता है। हाँ, सो ये क्योंकि जाना है तो आप किसी का कर्ज लेकर नहीं जा सकते, ठीक है। क्योंकि अगर आपने किसी की डेट ले लिया, किसी का कर्ज एहसान ले लिया, तो उसे चुकाने के लिए फिर लाइफ। मुझे एक चीज बताइए इसको देखकर कि पैसा कितना होगा मेरे पास? सर पैसा तो आप देखिए, आपके डिज़ायर तो पूरे हो जाएंगे, पैसा अच्छा है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। बहुत ऐसे मैं नहीं कह सकता बिलियनियर बन जाएंगे, ओके, बट आप पैसों को कभी खुद मत संभालना, ठीक है। कीप अ पर्सन जो आपकी मनी को संभाले या सीए संभाले। अगर ये आप दैट इज ट्रू, मेरे से बचता नहीं है पैसा, यानी मिलता सब कुछ है, मैं उड़ाता रहता हूं। अगर आपने ये कर लिया ना तो कुंडली की बात मान ली, ठीक है, then you can grow and do a business जो मर्क्यूरी से रिलेटेड हो, ट्रेडिंग करो आप, है ना, वो आपको बहुत सूट करेगा।
ओके ओके मजा आया आपको? हाँ नहीं ठीक इट इज गुड अभी हमने बहुत लाइट किया है ताकि नहीं ऑब्वियसली या मैं आई डोंट वांट टू आपको कभी ऐसा लगे कुछ पूछना है तो जस्ट मेरा नंबर तो है ही आपके पास, ठीक है? थैंक यू सो मच। और आप जैसे लोग हैं बॉर्डर पे, तो हम लोग यहाँ पे हंसी मजाक और खुशी से मूवीज देख रहे हैं और अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। नहीं हमारा आप लोगों की लोग मेरे को मिलते हैं कि सर आपकी सर्विस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बट मैं कहता हूँ कि अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं है आर्म्ड फोर्सेस के लिए, कंट्री का सपोर्ट नहीं है, हर एक जो भी इस देश में महान देश में रहता है, अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड भगवान की कृपा रही तो सब कुछ ठीक रहेगा। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, हर हर महादेव। हर हर महादेव।